नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह प्रतिज्ञा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और कैसे चल रही है आप लोग की तैयारी? उम्मीद ही है कि मुझे आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी, है ना। और आप लोग लगातार सारी क्लासों को देख रहे होंगे और उम्मीद ये भी है कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ रही होंगी। यदि आपको किसी प्रकार से समस्या हो रही है, आप किसी प्रकार से सजेशन देना चाह रहे हैं, किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउटेड है, ठीक, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, अब आज आप लोग जो टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 4, ठीक है। इसको देखेंगे। इसके पिछले भागों में हमने 3 भाग आप लोग के 3 पार्ट को तैयार कर चुके हैं। तो जो व्यक्ति पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो हमारे प्लेलिस्ट पर जाइए और उसमें प्लेलिस्ट पर जाकर आप लोग 3 क्लासों को और भी देखिए। सारी चीज़ें तभी आप लोग को क्लियरिटी के साथ समझ में आएंगे, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बेसिक टॉपिक जो ऐसे होते हैं जो हमने पिछली क्लासों पर बता चुका है। ओके, तो आज जो आप लोग टॉपिक को जो कवर करने वाले हैं वो जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट इन डीएनए, ठीक है ना। इसका मीन्स क्या होता है? इसका जो मीन्स होता है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग या जीन, याद रखिएगा, जीन अभियांत्रिकी या डीएनए पुनर्संयोजन, इसके बारे में आप लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक, ध्यान से देखना है, सारी चीजों को कवर करना है। ये जो टॉपिक होते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन मैं इजी से इजी भाषा में आप लोगों को कवर कर रहा हूं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आप इसको केवल अच्छे से कवर करिए, बाकी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, सबसे पहले इन वर्डों का मीन समझते हैं, जब भी आप लोग को सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले आप देखिएगा, डीएनए पुनर्संयोजी क्या कहलाता है। तो सबसे पहले डीएनए पुनर्संयोजी, मतलब दोबारा, पुनः संयोजन करना मतलब जोड़ना। सीधी सीधी बात आप ये समझ सकते हैं कि आपका डीएनए है, क्या है? डीएनए है। डीएनए में फिर से एक डीएनए को आप लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो क्या कहला जाएगा? डीएनए पुनर्संयोजी या डीएनए पुनर्संयोजन। ठीक, क्लियर। डीएनए में फिर से डीएनए को जोड़ देना डीएनए पुनर्संयोजन कहलाता है। समझ पाए बात को? कुछ भी टफ नहीं है, केवल सरल सरल भाषा में आप इसको देखिए। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर, ये आपका डीएनए है। क्या है? ये डीएनए है डीएनए। इस डीएनए में आप लोग फिर से कोई एक नया डीएनए क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डीएनए पुनर्संयोजी हो गया ना। ये कहलाता है डीएनए पुनर्संयोजी। अब यहाँ एक नया वर्ड जुड़ा हुआ है, डीएनए अभियांत्रिकी, इंजीनियरिंग की बात हो रही है। तो काटने पीटने जोड़ने का काम कौन करते हैं? इंजीनियरिंग लोग ही करते हैं, इंजीनियरिंग में ही होता है। तो ये जो बात कहलाएगी कि डीएनए में किसी प्रकार से काटना जोड़ना ये सब जो होता है, ये क्या कहलाता है? अभियांत्रिकी कहलाता है, इंजीनियरिंग कहलाता है। ठीक, इतना समझ में आप लोगों को आ गया होगा। इसमें कुछ अभी कठिन नहीं है और कुछ भी कठिन लगेगा भी नहीं है। देखिएगा, टॉपिक डिफिकल्ट है तो क्या है, लेकिन हम इसे इजी से इजी भाषा में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूं कि हुआ क्या कि ये डीएनए तो समझ में आया कि डीएनए को जोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। जोड़कर ये पुनर्संयोजी हो गया तो स्वाभाविक रूप से इसको काट भी सकते हैं। काटना जोड़ना ये सब क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, जीन अभियांत्रिकी कहलाता है। लेकिन याद रखिएगा कि जीन अभियांत्रिकी का जो तीव्र गति का जो प्रदान हुआ, ये जो एक प्रकार से अपनी तकनीकी है। क्या है? तकनीकी है। इस तकनीकी के माध्यम से आप लोग कई सारे मतलब इनका उपयोग कर सकते हैं। कई सारे आधुनिकता में आने वाले समय में इसका उपयोग करेंगे, फिर वर्तमान स्थिति में कर भी सकते हैं। ठीक, लेकिन याद रखिएगा कि जो इसका जो विकास हुआ है, ये जो चरम हुआ है, ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के एंजाइमों के आने पर हुआ है।
ठीक है ना। 3 प्रकार के एंजाइमों पर आने पर विशेष तौर पर हुआ है, और इसके लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं भाई, जो डीएनए को काटने के लिए, डीएनए को जोड़ने के लिए जब नहीं होगा तो हम इसको पढ़ेंगे ही क्यों, है ना। तो इसका जो आधार होता है ये 3 चीजें होती हैं, इसको आप लोग को ध्यान से लिख लेना है। इंडो न्यूक्लियस पहला होता है आपका इंडो न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये क्या करता है, इंडो न्यूक्लियस क्या कहलाता है। इसके पहले मैंने आप लोग को जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छापन पढ़ाया था, उसमें मैंने आप लोग को इंडो न्यूक्लियस एंजाइम के बारे में बताया था, ठीक है ना। ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक। तो जब इंडो न्यूक्लियस आया तो डीएनए रिकमेंड, जो आपका ये डीएनए या जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है, इसके लिए बहुत सारी सरलता आ गई, ठीक। तो सबसे पहले समझना है कि ये इंडो न्यूक्लियस एंजाइम या क्या कहलाता है। तो ये क्या काम करता है, तो ये डीएनए को काटने का काम करता है। किसका काम करता है, डीएनए को काटने का काम करता है। याद रखिएगा इस चीज को, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंडो न्यूक्लियस एंजाइम क्या काम करता है। इंडो न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, तो डीएनए को काटने का काम करता है। किसको काटने का काम करता है, डीएनए को, ठीक। अब जो डीएनए वाला सीजर काम करेगी, है ना, तो इस कारण से इसे इंडो न्यूक्लियस एंजाइम को क्या बोलते हैं, सीजर्स ऑफ बायोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऑफ बायोलॉजी, ठीक है ना, सीजर्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक। तो इस चीज को याद रखना है कि जीव विज्ञान की कैंची किसे बोलते हैं, तो जीव विज्ञान की कैंची किसे बोलते हैं, इंडो न्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं, ठीक। तो पहला नंबर आप लोग को समझ में आया। अब दूसरा एक तत्व होता है लाइगेज। क्या होता है, लाइगेज। दूसरा तत्व होता है लाइगेज। और लाइगेज क्या करता है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। दूसरा नंबर है लाइगेज। क्या है, लाइगेज। अब लाइगेज क्या काम करता है, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। LIAGAS, लाइगेज, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्या है, लाइगेज। अब समझना है कि लाइगेज क्या काम करता है, तो ये तो काटने का काम करता था इंडो न्यूक्लियस एंजाइम, और लाइगेज क्या काम करता है, डीएनए को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का। याद रखिएगा, ये काटने का काम करता है और ये जोड़ने का काम करता है। इसे क्या बोलते हैं आप लोग, सीजर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, मतलब कि जीव विज्ञान की कैंची बोलते हैं। और इसे क्या बोलेंगे, जोड़ने का काम क्या बोलेंगे, सीवनकार बोलेंगे। बायोलॉजी का क्या बोलेंगे, सीवनकार। बायोलॉजी का क्या बोलेंगे, सीवनकार, ठीक है ना। याद रखना, डीएनए को जोड़ने का काम कौन करेगा, लाइगेज करेगा। डीएनए को काटने का काम कौन करेगा आपका इंडो न्यूक्लियस एंजाइम करेगा, ठीक। तीसरा तत्व जो होता है पॉलीमरेज होता है। क्या होता है, पॉलीमरेज, ठीक है ना। जो तीसरा होता है आपका पॉलीमरेज, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, जो पॉलीमरेज होता है, ये नए डीएनए का निर्माण करता है। नए डीएनए का क्या करता है, निर्माण करता है। मतलब कि जो डीएनए आप लोग डीएनए लेते हैं, उस डीएनए से एक नया डीएनए बना देता है, मतलब कि कॉपी बना देता है। तो ये किसका काम होता है, पॉलीमरेज होता है, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बताया था कि जिस भी व्यक्ति का डीएनए टेस्ट करना होता है, उस व्यक्ति के कोशिका से हम डीएनए लेते हैं, उसको सबसे पहले इंडो न्यूक्लिक एसिड डालते हैं, जिससे क्या होता है वह डीएनए अलग हो जाता है, कट जाता है। इसके बाद उसमें पॉलीमरेज डालते हैं। जब पॉलीमरेज डालते हैं तो उस डीएनए की बहुत सारी कॉपियां बन जाती हैं, बहुत सारे आकार बन जाते हैं, बड़ा हो जाता है,
जिससे हम उसको स्पष्टता से देख पाते हैं। तो याद रखिएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए या डीएनए पुनर्संयोजित तकनीकी के लिए ये 3 तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहला होता है एंडोन्यूक्लिक एंजाइम, इसका मतलब होता है डीएनए को काटना। दूसरा होता है लाइगेज, इसका मतलब होता है डीएनए को जोड़ना। तीसरा नंबर होता है पॉलीमरेज, डीएनए से एक नया डीएनए बना देना। इन तीनों काम पता चल गया, काटना, जोड़ना और एक नया बना देना। ठीक, अब यही जो डीएनए में किसी प्रकार से सुधार करना है, किसी प्रकार से सुधार करना है, उसको डीएनए को काट के कुछ चीजें अलग करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें जोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीजें नई बनानी पड़ेंगी, तभी तो सुधार होगा डीएनए, तभी तो डीएनए में एडिट करेंगे आप लोग। वही तो काटना पीटना ये सब तो इंजीनियरिंग का काम है ना, तो अभियांत्रिकी का काम हो गया। ठीक, तो फिर समझिए एक बार सरल भाषा में कि जीन अभियांत्रिकी या डीएनए पुनर्संयोजी क्या है। तो जब आप लोग, ये एक प्रकार से तकनीकी है, इस तकनीकी के माध्यम से आप लोग डीएनए में बहुत सारे सुधार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डीएनए में बहुत सारे सुधार कर सकते हैं। किस प्रकार से? अब जैसे जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन होंगे, है ना, उन जीनों में सुधार करना है तो उनसे कुछ चीजों को अलग करना पड़ेगा, कुछ चीजों को जोड़ना पड़ेगा, है ना, कुछ चीजें कॉपी करनी पड़ेंगी। ये जो सारी चीजें होती हैं ये आपका अभियांत्रिकी के अंतर्गत आता है। ठीक, ये कहला जाएगा आपका क्या? डीएनए पुनर्संयोजी के ये प्रमुख 3 तत्व होते हैं। ठीक, चलिएगा अब आगे देख लेते हैं। अब देखिएगा, ये जो तकनीकी होती है, जो डीएनए पुनर्संयोजित तकनीकी होती है, इससे आप लोग कौन कौन से काम कर सकते हैं? इससे आप लोग कौन कौन से काम कर सकते हैं? क्योंकि भाई तकनीकी, इसके माध्यम से कई सारे काम कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले इसका आप लोग काम करते हैं कि जिस भी डीएनए, मतलब जिस भी लक्षण की बात करेंगे, लक्षित मतलब किसी भी कोई भी सुधार करेंगे तो कोई टारगेट लेके करेंगे ना। जैसे मुझे बात कर रहा किसी व्यक्ति के डीएनए को मतलब उसमें एडिटिंग करना है, इसमें कुछ जोड़ना है, उसमें कुछ काटना है, तो ऐसे प्रैक्टिकली तौर पर करते रहेंगे, कुछ लक्ष्य लेके करेंगे, है ना। जैसे हमने लक्ष्य ले लिया, किसी व्यक्ति के रंग के बारे में बात कर रहा मैं, ठीक है ना, उसके कलर के लिए बात कर रहा, तो जो कलर पे डिपेंडेंट जो डीएनए होगा तो हमने एक लक्ष्य बना लिया कि आप लोगों को कलर वाले डीएनए में ही एडिट करना है, उसी में ही पुनर्संयोजी करना है। ठीक है ना। याद रखिएगा, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो लक्षित डीएनए होते हैं, लक्षित जो डीएनए होते हैं उनको आप लोग क्या कहते हैं? पहचान करना। लक्षित डीएनए की पहचान करना, सबसे पहले आप लोग इसको करते हैं, लक्षित डीएनए की पहचान करते हैं। ठीक, दूसरे नंबर पे आप लोग क्या करते हैं? दूसरे नंबर पे आप लोग क्या करते हैं, जो लक्षित डीएनए होता है, जो लक्षित डीएनए होता है, इंडोन्यूक्लिक एंजाइम, क्या डालते हैं? इंडोन्यूक्लिक एंजाइम डालते हैं। कैसे? जैसे कोई किसी व्यक्ति के रंग में सुधार करना है, किसी व्यक्ति के रंग में सुधार करना है, सबसे पहले आप लोग एक कोशिका लेंगे, इस कोशिका में रंग वाले डीएनए की पहचान करेंगे। क्या करेंगे? रंग वाले डीएनए की पहचान करेंगे। ठीक, जब पहचान हो जाएगी तो इस डीएनए के कारण तो इसका रंग खराब था, अब उस रंग को सुधारना है, उस कलर को सुधारना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? इस डीएनए को काट कर अलग कर देंगे, देंगे। तो काटें किससे? इंडोन्यूक्लिक एंजाइम से। मैंने पहले बताया था कि जो काटने का काम कौन करता है? इंडोन्यूक्लिक एंजाइम काम करता है। तो आप लोग दूसरे चरण में क्या करेंगे? लक्षित डीएनए में इंडोन्यूक्लिक एंजाइम डालेंगे। ठीक, अब तीसरा नंबर क्या करेंगे? तीसरा नंबर क्या करेंगे कि जो लक्षित डीएनए है, क्या है? जो लक्षित डीएनए है, लक्षित डीएनए को वाहक जीन में प्रवेशित करेंगे। लक्षित डीएनए को वाहक जीन में
प्रवेशित करेंगे। मतलब कि जो जीन वाहक, मतलब कि जो अगली पीढ़ी में जो ले जाने का काम करता है या जो सुधारने का काम करेगा, उसमें आप लोग करेंगे। तो याद रखिएगा, लक्षित डीएनए को वाहक जीन में प्रवेशित करेंगे। जो भी डीएनए को अपन लोगों ने टारगेट किया था उसे वाहक जीन में प्रवेशित करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि जो तीसरे नंबर में बात करूंगा मैं, कि जो लक्षित डीएनए होगा, जो लक्षित डीएनए वाला प्लाज्मिड होगा। क्या होगा? प्लाज्मिड होगा। वह जीव में प्रवेश करेगा। क्या करेगा? जीव में प्रवेश करेगा। ठीक है, मतलब कि ये जो प्लाज्मिड होता है डीएनए के अंतर्गत ही होता है। ठीक, तो ये क्या करेगा? जीव में प्रवेश करेगा। और फिर क्या होगा कि इस माध्यम से इस प्रक्रिया के माध्यम से आप मनचाहा उत्पाद को प्राप्त कर सकेंगे। जिस प्रकार से आप चाहें उस प्रकार से उत्पाद बना सकते हैं। ठीक है ना? तो इस याद रखिएगा कि जो अभियंत्रिकी जो जीन अभियंत्रिकी होती है उसमें किस प्रकार से काम करते हैं। सबसे पहले आप लोग तो डीएनए का पहचान करेंगे कि अपन को किस डीएनए में सुधार करना है। इसके बाद जो भी डीएनए में सुधार करना है उसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डालेंगे जिससे वह कटकर अलग हो जाएगा। इसके बाद जो नया डीएनए उसमें डालना है, इस लक्षित डीएनए को आप लोग वाहक जीन में प्रवेशित करेंगे। और ये जो लक्षित डीएनए है, यह जो लक्षित डीएनए वाला जो प्लाज्मिड होगा, वो किसमें प्रवेश करेगा? जीव में प्रवेश करेगा। इस दो लाइनों को याद रखना है, समझना अच्छे से। ठीक है ना? मैंने बताया कि जो डीएनए आप लोगों ने पहचाना था उसको आप लोगों ने अलग कर दिया। अब इसमें यहां से जो केंद्रक था इसको आप लोगों ने अलग कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे? जो लक्षित डीएनए है, मतलब कलर वाला, हमें अच्छा कलर वाला इसमें डीएनए को प्रवेश करना है, तो आप लोग क्या करेंगे? जो वाहक जीन ले जाने वाले हैं, इनमें आप लोग क्या करेंगे? प्रवेशित कर देंगे। ठीक है, अब ये अंदर जाएगा, लेकिन याद रखिएगा डीएनए के अंदर एक प्लाज्मिड होता है। प्लाज्मिड ही जीवों के अंदर प्रवेश करता है। जब इसके अंदर ये पहुंच जाएगा तो जो डीएनए को आप लोग को सुधारना होता है वह सुधर जाता है। इस माध्यम के दौरान आप लोग कुछ भी किसी प्रकार से डीएनए की पहचान करके आप लोग इससे मनचाहा उत्पाद बना सकते हैं, चाहे वो कलर के मामले में हो, किसी प्रकार से वो हो सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से काम करता है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग या जीन अभियंत्रिकी। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब क्या होगा? ठीक, अब चीजें यहां से थोड़ा सा देखिएगा। इसके बाद क्या होता है? एक वर्ड आता है ट्रांसजेनिक। इसी से जुड़ा हुआ वर्ड है, इसी का उत्पाद मान सकते हैं, इसका दूसरा रूप मान सकते हैं ट्रांसजेनिक। इसको मैं साफ कर देता हूं। क्या कहलाता है ये? ट्रांसजेनिक। चलिए समझिएगा ट्रांसजेनिक क्या कहलाता है। सरल भाषा में समझिए। देखिए, जब किसी जीव का, लिख लीजिए इसे, जब किसी जीव का अन्य जीव पर लिख लीजिएगा इसे, जब किसी जीव पर अन्य जीव पर
जब किसी जीव का अन्य जीव पर डीएनए का टुकड़ा प्रवेश कराया जाता है तो जो भी जीव बनता है ट्रांसजेनिक कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसजेनिक कहलाता है। ट्रांस मतलब ट्रांसफर, जेनिक जीनों में, ठीक है ना, ट्रांस जीन को ट्रांसफर कर दिया गया। समझना सिर्फ से, जब किसी एक जीव का दूसरे जीव में, जब किसी एक जीव का डीएनए, समझिएगा, जब किसी एक जीव का डीएनए किसी दूसरे जीव के डीएनए में प्रवेश कर दिया जाता है, जब किसी एक जीव का डीएनए किसी दूसरे जीव के डीएनए में प्रवेश कर दिया जाता है और इससे जो नया जीव बनता है उसे आप लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांसजेनिक बोल देते हैं। समझ में आया? ट्रांसजेनिक किसे बोलते हैं? तो जब किसी एक जीव का डीएनए किसी दूसरे जीव के डीएनए के अंदर प्रवेश कर देते हैं उसे आप लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांसजेनिक। याद रखिए, ये एक डीएनए है, ये एक जीव का डीएनए है, ये दूसरे जीव का डीएनए है। तो जब एक जीव का डीएनए दूसरे जीव के डीएनए में क्या हो जाता है? प्रवेश कर देता है, तो उससे एक नया जीव बनता है जिसे आप लोग क्या बोल देते हैं? ट्रांसजेनिक। अब याद रखिएगा यहां से कि जो ट्रांसजेनिक होते हैं ये कई प्रकार से हो सकते हैं। ट्रांसजेनिक कई प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कौन सा? पहला नंबर हो जाएगा जीएमओ, दूसरा क्या हो जाएगा? जीएमपी, क्या हो जाएगा? जीएमपी। तीसरा हो जाएगा एलएमओ। पहला जीएमओ, दूसरा हो जाएगा जीएमपी और तीसरा हो जाएगा एलएमओ। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? पहले नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मॉडिफाई, लिख लीजिए, जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। ठीक, दूसरा नंबर हो जाएगा जेनेटिक मॉडिफाई प्लांट। क्या हो जाएगा? जेनेटिक मॉडिफाई प्लांट। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? तो इनके फुल फॉर्म याद रखिएगा, जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। ठीक ना? दूसरा जीएमपी जेनेटिक मॉडिफाई प्लांट। तीसरा एलएमओ लिविंग मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ट्रांसजेनिक के हम रूप को तैयार कर सकते हैं। ठीक, अब आप लोग बात करेंगे कि जेनेटिक की उपयोगिता की बात करें। किसकी बात करेंगे? जेनेटिक की उपयोगिता की बात करेंगे। उपयोग, इनका अनुप्रयोग आप लोग किन किन क्षेत्रों में करते हैं? ठीक, इनका उपयोग आप लोग किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं? ठीक, तो याद रखिएगा, सबसे पहले मैं जेनेटिक की बात करूंगा तो मैं किसकी बात करूंगा? चिकित्सा के क्षेत्र की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? चिकित्सा के क्षेत्र की बात करेंगे, मतलब मेडिकल लाइन की बात करेंगे कि मेडिकल लाइन में जेनेटिक का आप लोग कहां उपयोग करते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, जेनेटिक मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग? जीनों के आदान प्रदान के माध्यम से एक नया प्रोडक्ट बना लेना जेनेटिक कहलाता है। ठीक, याद रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में इसके बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक, जैसे कि XYZ में बात कर रहा, आप लोग
किसी भी रोग की बात करते हैं, जैसे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं डिसबैलेंस होते हैं, उनके कारण कई सारी समस्या उत्पादन होती हैं, ठीक है ना। तो जब हमें यह पता चल जाएगा कि जो बॉडी के अंदर कौन सा हार्मोन्स के कारण कौन सा डिसीजेस हुआ है, बीमारी हुई है, तो आप लोग सरलता से क्या कर सकते हैं कि जो भी डीएनए अपन की बॉडी के अंदर उस हार्मोन्स के लिए उत्तरदायी होता है, उस हार्मोन्स के उत्तरदायी के लिए होता है, उस डीएनए का उपयोग करके हम मेडिसिन बना सकते हैं। देखिएगा होता क्या था, आज से 25 वर्ष पहले जब मधुमेह रोग जैसी समस्या होती थी, मतलब डायबिटीज जैसी समस्या जब होती थी, तो उसके लिए घोड़े पालना बहुत जरूरी होता था, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि होता क्या था कि आपको पता है जनरली कि जो डायबिटीज होता है यह इंसुलिन की कमी के कारण से होता है, ठीक है ना। जो डायबिटीज होता है किसके कारण से होता है? इंसुलिन की कमी के कारण से, आप लोग को ये पता होगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है, ठीक है ना। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है। अब इस हार्मोन के उत्पादन के लिए कोई ना कोई डीएनए जरूर होगा, ठीक है ना। ये ऐसे तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ ऐसे कोई डीएनए होंगे जो कि इंसुलिन का स्त्रावण करते होंगे, ठीक। तो यहां से एक कहानी जुड़ी हुई है घोड़ा वाली। तो मैंने आप लोग को बताया घोड़ा को क्यों पालते रहे होंगे। आप लोग सरल तौर से ये सोच रहे कि इसका संबंध इससे क्या होता होगा। तो याद रखिएगा, माना जाता है कि मानव के समान इंसुलिन केवल मात्र घोड़े में ही होता है। क्या होता है? केवल मात्र घोड़े में ही होता है। तो होता क्या था कि जो घोड़े का ब्लड लेके इसके ब्लड से इंसुलिन को निकालते थे, इंसुलिन को अलग करते थे, और इस इंसुलिन को मनुष्य के अंदर प्रवेश करते थे, जिससे कि इंसुलिन की कमी पूर्ण हो जाती थी और शुगर का जो लेवल होता था वो बराबर हो जाता था, ठीक है ना। समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा? मैं सिर्फ आप लोग ये बता रहा कि मेडिकल के क्षेत्र में आप लोग ट्रांसजेनिक का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ठीक, तो मैंने बताया जैसे मधुमेह होता है, तो मधुमेह किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। जब इंसुलिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, ठीक है ना। शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, तो यही क्या कहलाता है? आपका मधुमेह कहलाता है। अब ये जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स जहां से जनरेट होता होगा, जहां से निकलता होगा, तो उसके लिए कोई ना कोई जीन उत्तरदायी होता होगा, ठीक। लेकिन जब अपन के पास ये सारी चीज ट्रांसजेनिक का तरीका नहीं था, तो माना जाता था उस टाइम पे कि जिसको इंसुलिन जैसे मधुमेह की समस्या होती थी, उसके लिए घोड़े पालने पड़ते थे। क्या पालने पड़ते थे? घोड़े क्यों पालने पड़ते थे? समझिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा कि जो इंसुलिन है ना, जो मानव का इंसुलिन है, यह घोड़े में पाया जाता था। मतलब जो घोड़े का इंसुलिन और मानव का इंसुलिन दोनों समान होता था, ठीक। तो स्वाभाविक रूप से आप ये समझिएगा कि मधुमेह किसकी कमी से हुआ? इंसुलिन की कमी से हुआ, ठीक। अब इंसुलिन यदि इसे मिल जाए तो मधुमेह समाप्त हो जाएगा, है ना। तो इंसुलिन मिलेगा, उस टाइम पे हमारे पास इतनी आधुनिकता नहीं थी। तो होता क्या था कि घोड़े का ब्लड निकालते थे। क्या निकालते थे? घोड़े का ब्लड निकालते थे। इस ब्लड से इंसुलिन निकालते थे। क्या निकालते थे? इंसुलिन निकालते थे। और इस इंसुलिन को बॉडी के अंदर प्रवेश करते थे, जिससे कि इंसुलिन की मात्रा जो कम थी वो समाप्त हो जाती है और मधुमेह कंट्रोल हो जाता है। क्या हो जाता है? जो शुगर की बीमारी होती है, जो शुगर की मात्रा बढ़ी होती है, वो क्या हो जाती है? कंट्रोल हो जाती है। लेकिन आप ये बताइएगा कि कितना सारा ब्लड निकालना पड़ता रहा होगा, कितने सारे घोड़ों को तैयार करना पड़ते, बहुत सारी समस्याएं होती थी, ठीक है ना। यदि मान के चलिए यह तकनीकी ट्रांसजेनिक की तकनीकी हमारे पास होती, तो आप लोग क्या करते? इसका उपयोग करते, या फिर आप लोग के पास जीन अभियांत्रिकी जैसे तकनीकी का उपयोग होता, उस टाइम पे भी, तो आप लोग कितनी सी समस्याओं को झेलना नहीं पड़ता। कैसे?
जैसे हमें पता चला कि मान के चलिए कि ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये इंसुलिन हार्मोन है, इसके लिए ये वाला डीएनए उत्तरदायी है। क्या है? ये जो डीएनए है उत्तरदायी है। इस डीएनए के कारण से ही यह इंसुलिन निकलता है। यदि ये डीएनए ना होता बॉडी के अंदर तो इंसुलिन ना निकलता। ठीक, तो आप लोग क्या करते हैं, इस डीएनए की पहचान करते हैं। क्या करते हैं? इस डीएनए की पहचान करते और इस डीएनए को आप लोग क्या कर लेते? निकाल लेते, अलग कर लेते। क्या कर लेते? अलग कर लेते। बात समझ में आई ना? और इसको अलग करके हम किसी जीवाणु के शरीर में प्रवेश करके इसको आप लोग यही जो डीएनए है, यही डीएनए है किसी भी जीवाणु के केंद्रक को हटाकर, किसी भी जीवाणु के केंद्रक को हटाकर इस डीएनए को आप लोग इसमें प्रवेश कर देते जो इंसुलिन वाला था, और यह इंसुलिन इस पूरे जीवाणु में पर्याप्त मात्रा में इसका निर्माण हो जाता। क्या हो जाता है? पर्याप्त मात्रा में इसका निर्माण हो जाता और इसको सरलता से आप लोग किसी के बॉडी में प्रवेश करवा सकते थे। बात समझ में आई? किसी की बॉडी में प्रवेश करवा सकते थे, लेकिन उस टाइम पे हमें डीएनए की पहचान करना, उनको अलग करना, है ना, या फिर एक डीएनए को दूसरे डीएनए के अंदर प्रवेश करना, इसका ज्ञान नहीं था। इस कारण से हमें समस्याएं झेलनी पड़ती थी। लेकिन वर्तमान स्थिति में होता क्या है? डीएनए को पहचान करते हैं, जो भी हार्मोन्स, मैं केवल इंसुलिन की बात नहीं कर रहा, यदि आप लोगों को पता है बहुत सारे ऐसे थायराइड की प्रॉब्लम होती है, थायराइड किस डीएनए से निकलता है उसकी जांच करते हैं, उस डीएनए को अलग निकालते हैं और उस डीएनए को अलग से निकालकर किसी जीवाणु में प्रवेश कर देते हैं। सूक्ष्म जीव में प्रवेश करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, तो वही आपकी जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, और उसी को आप लोग दवाई के रूप में दे देते हैं। ठीक, अब पहले ये सब नहीं हो पाता था, तो मेडिकल के लाइन में भी इसका बहुत सारा उपयोग किए जाने लगा। ठीक, या फिर ऐसे मान सकते हैं, जैसे मान चलिए कि मैंने बताया अभी कि ये आपका क्या है, इंसुलिन के कारण ही मधुमेह हो रहा है ना। तो अब यदि इंसुलिन की कमी के कारण हो रहा है, यदि उनको पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन मिल रहा है तो मधुमेह जैसी समस्याएं नहीं होंगी, है ना। इसके लिए क्या कर सकते हैं आप लोग? किस डीएनए से निकलता है इंसुलिन, कौन सा डीएनए उत्तरदायी होता है, पहले पता कीजिए। इस डीएनए को निकालकर किसी आम को ले लेते हैं, किसी आम का फल ले लेते हैं, आम के फल का केंद्रक हटा देते हैं, इसमें किसको प्रवेश कर देते हैं? इसमें आप लोग इंसुलिन वाले डीएनए को प्रवेश कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये जब आम बनेगा तो इसमें प्रचुर मात्रा में या फिर इसके संपूर्ण मात्रा में क्या बन जाएगा? इंसुलिन बन जाएगा। और इस आम का सेवन हम करवा देंगे तो ऑटोमेटिक इसको इंसुलिन किससे पहुंच जाएगा? बॉडी में। इसी प्रकार से कुछ भी अलग अलग, जैसे कि मैं बात करूंगा थायरॉक्सिन की भी आम इस प्रकार से तैयार किए सकते हैं। ये सारी चीजें हैं फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में, है ना। इस माध्यम से आप लोग इसका उपयोग आप लोग ट्रांसजेनिक का कर सकते हैं। ठीक, क्या आपने क्या देखा ट्रांसजेनिक के हिसाब से कि आम के डीएनए को हटाकर आम के डीएनए में इंसुलिन का डीएनए प्रवेश कर दिए और जो नया प्रोडक्ट बन गया वो क्या बन गया? ट्रांसजेनिक बन गया। और ये ट्रांसजेनिक किस प्रकार से, इसकी क्या गुणवत्ता होगी कि इसमें इंसुलिन काफी मात्रा में पाया जाएगा। अब इसका उपयोग आप लोग क्या करेंगे? इसका उपयोग आप लोग जो करेंगे वो मधुमेह के रोगियों के लिए करेंगे। समझ में आई बात? चलिए, समझ में आ गया होगा। एक बार ध्यान से इसको और देखिएगा। ठीक, चलिए अब मैं बात करता हूं, पहला तो क्या चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरी बात करते हैं आप लोग कृषि के क्षेत्र में कि ट्रांसजेनिक का कृषि के क्षेत्र में क्या योगदान होता है। ठीक है ना। तो ट्रांसजेनिक तो समझ में जब आ गया होगा तो ये भी सरल भाषा में समझ में आपको आ जाएगा कि इसका उपयोग आप लोग किन क्षेत्रों पर करते हैं। ठीक, याद रखिएगा कृषि के क्षेत्र में सर्वप्रथम फ्लेवर सेवर टोमेटो का निर्माण किया गया था। फ्लेवर सेवर टोमेटो का निर्माण किया गया था कब? 1992 में। ठीक है ना, 1992 में, जो कि पहला
जीएमसी, मतलब कि जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप कृषि थी, ठीक है ना। याद रखिएगा फ्लेवर सेवर टमाटो 1992 में सर्वप्रथम बनाया गया था, जो कि एक जेनेटिक जो कि एक ट्रांसजेनिक या जेनेटिक मॉडिफाई क्या थी क्रॉप थी, क्रॉप थी, कृषि थी। अब जैसे आप लोगों को पता है, आप लोग टमाटर कई रूप से देखते होंगे। एक ऐसे टमाटर होते हैं छोटे में, मतलब साइज आकार में छोटे होते होंगे, है ना, ज्यादा लाल होते होंगे, या फिर जो उसकी कठोरता है वो कम होती होगी, उसको सरलता से गिर जाने पर वो टूट जाता होगा, फट जाता होगा। लेकिन कुछ टमाटर आप देखते होंगे आकार में बड़ा होता होगा, है ना, उसका कलर कुछ दूसरा होता होगा, कठोर ज्यादा होता होगा, है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं हाइब्रिड का टमाटर है। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड का टमाटर है, ठीक है ना। तो उसी को आप लोग बोलते हैं फ्लेवर सेवर टमाटो। इसका निर्माण कब किया गया था? 1992 में। क्या किया गया था? 1992 में। ये पहली जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप थी, कृषि थी, इसको समझना है। इसमें हुआ क्या था, जो टमाटर होता है, क्या होता है? टमाटर, ठीक है ना। जो टमाटर होता है, तो जो टमाटर जो पकता है, क्या होता है? जो पकता है, किस एंजाइम के कारण पकता है? जो टमाटर होता है किस एंजाइम करता है? तो पीजी एंजाइम के कारण पकता है। क्या? जो टमाटर जो पकता है, किसके कारण से पकता है? पीजी एंजाइम के कारण ये जल्दी पकता है। टमाटर किसके कारण जल्दी पकता है? पीजी एंजाइम के कारण जल्दी पकता है। और स्वाभाविक रूप से जो टमाटर होगा, तो जैसे ही पौधे पर टमाटर लगेगा और जब उसमें पीजी एंजाइम पाया जाएगा, वो जल्दी पक जाएगा। जल्दी पकने के बाद उसे जल्दी से मार्केट में निकालना पड़ेगा, और जो इसके खरीदार होंगे, ये सरलता से बहुत ही कम समय में ये खराब हो जाता है, मतलब ज्यादा समय तक ये नहीं चल पाता है। तो इसमें किए क्या थे कि आप लोग ने वही ट्रांसजेनिक, मतलब कि आप लोग ने पीजी एंजाइम, पीजी क्या लिया? जीन लिया। क्या लिया? पीजी जीन लिया, और टमाटर के केंद्रक में क्या कर दिए? प्रवेश कर दिए। तो जब ये पीजी जीन टमाटर में प्रवेश हुआ, तो इससे एक नया टमाटर बना होगा। और याद रखिएगा, ये जो पीजी जीन है, ये जो जीन है, इस प्रकार का जीन होगा कि जो टमाटर को पकने में अधिक समय लेगा। लगभग 3 से 4 सप्ताह तक ये टमाटर को पकने में समय लेता है, और ये इतने समय तक काम कर सकता है। तो आपने देखा कि जो फ्लेवर सेवर टमाटो है, ये जो आप लोग समान तौर पर बोलते हैं हाइब्रिड का टमाटर है ना। तो उसमें क्या जो होता क्या है कि जो टमाटर को पकने के लिए जो उत्तरदायी एंजाइम होता है, वह होता है पीजी एंजाइम, ठीक है ना, जो कि टमाटर को जल्दी पका देता है। और जो टमाटर जल्दी पकता है, जल्दी खराब भी होता है, ज्यादा समय तक नहीं चल पाता है ना। तो इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने पीजी जीन लिया। क्या लिया? पीजी जीन लिया। इस पीजी जीन को टमाटर के केंद्रक में प्रवेश कराया, और इससे जो नया टमाटर बना, वह 3 से 4 सप्ताह तक पकने में समय लगता था, ठीक है ना। अधिक समय तक चलता था, जल्दी खराब नहीं होता था, सरलता से गिरने पर वह फटता भी नहीं था, ठीक। तो ये जो टमाटर बना, ये टमाटर किस प्रकार से बना? ये टमाटर आपका ट्रांसजेनिक टमाटर कहलाएगा, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक टमाटर कहलाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे बीटी कॉटन। किसकी बात करता हूं मैं? बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन क्या है? याद रखिएगा, बीटी कॉटन एक कपास की नस्ल है। क्या है? एक कपास की हाइब्रिड नस्ल है। इसको भी ट्रांसजेनिक के हिसाब से ही, ट्रांसजेनिक तकनीकी के माध्यम से ही बनाया गया है, ठीक है ना। ट्रांसजेनिक तकनीकी से ही बनाया गया है। अब इसमें देखिए, इसकी प्रमुख बातें क्या हैं। जो बीटी होता है, ये क्या कहलाता है? तो बीटी क्या कहलाता है? तो लिख लीजिएगा, बीटी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस। क्या होता है? बैसिलस थ्यूराइसिस। याद रखिएगा, बीटी कॉटन क्या है? एक कपास की नस्ल है। क्या है? कपास की नस्ल है,
ठीक है ना। कपास की नस्ल है, मतलब कि कॉटन, मतलब कपास को एक विशेष तरीके से बनाया गया, उस नस्ल को बोलते हैं बीटी कॉटन। यहाँ बीटी का मतलब क्या होता है, बैसिलस थ्योरेसिस। क्या बोलते हैं, बैसिलस थ्योरेसिस बोलते हैं। अब ये होता क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। क्या है, एक प्रकार का क्या है, बैसिलस थ्योरेसिस या बीटी। बीटी क्या है, एक प्रकार का जीवाणु है, एक प्रकार का जीवाणु है जो कि क्रायो प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि क्रायोप्रोटीन का निर्माण करता है। और जो क्रायोप्रोटीन होते हैं, जो क्रायोप्रोटीन होते हैं, इनको जब कीट खाते हैं, जब इनको कीट खाते हैं तो कीटों का तंत्रिका तंत्र, क्या है, तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है, काम करना बंद कर देता है और कीट की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, कीट की मृत्यु हो जाती है। तो जब इसमें बैठेगा, जब कॉटन में मतलब कपास में, जब कपास में कीट बैठेगा तो इस कीट की मृत्यु हो जाएगी और कपास कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कैसा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इस उद्देश्य से बीटी कॉटन का निर्माण किया गया था। फिर से अब मैं दोहरा दूं एक बार, बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्योरेसिस, जो कि एक प्रकार का जीवाणु है, ये जीवाणु क्रायोप्रोटीन का निर्माण करता है, और क्रायोप्रोटीन को जब कीट खाते हैं तो कीटों का तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है और कीटों की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जो आपका कीट होता है, जो आपका कपास होता है, वह कैसा होता है, सुरक्षित होता है। ठीक, इसी प्रकार से वैज्ञानिकों के द्वारा बीटी बैगन का भी निर्माण किया गया था। किसका निर्माण किया गया था, बीटी बैगन। ठीक, बीटी बैगन, बीटी भिंडी भी आपको मिल जाएगी। ये क्या है, ये भी वही उसी जीवाणु के माध्यम से भी इनका निर्माण किया गया और उसी के माध्यम से, जिस प्रकार से आपने बीटी कॉटन में देखा है, उसी प्रकार से इसमें भी आपका कि जो आपका बैसिलस थ्योरेसिस जो जीवाणु होता है वो क्रायोप्रोटीन का निर्माण करता है और क्रायोप्रोटीन को जब कीट खाते हैं तो उनका तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और ये जो फसल होती है यह सुरक्षित रहती है। ये जो फसल रहती है कैसी रहती है, सुरक्षित रहती है। इस आधार पर, इस उद्देश्य से आप लोगों ने इन फसलों का निर्माण किया था। ठीक, अब इसी प्रकार से याद रखिएगा, एक फसल का निर्माण और किया गया, वैज्ञानिकों ने एक फसल का निर्माण और किया, जिसे एक फसल है सरसों की, एक फसल है जीएम एक सरसों की फसल बनाया गया। तो सरसों की जो नस्ल का नाम है वह है DMH11। क्या नाम है, जो सरसों की जो फसल का नस्ल का नाम है DMH11। इसे वैज्ञानिकों ने जीएम जेनेटिक मॉडिफाई के माध्यम से बनाया था। ठीक है ना। इसमें वैज्ञानिकों ने क्या किया था, इस फसल में वैज्ञानिकों ने क्या किया था, ब्रस्ट ब्रैंक्स जैसे एंजाइमों को डाला, ब्रस्ट ब्रैंक जैसे एंजाइम को डाला, जो कि सरसों के आसपास खरपतवार या हानिकारक जहरीली घासों को उत्पादन में रोकता था। तो याद रखिएगा, इसी प्रकार से सरसों का निर्माण किया गया, जिसका नाम आप लोगों ने क्या देखा, DMH11, और इसमें विशेष प्रकार के एंजाइमों को उपयोग किया गया। ब्रस्ट और ब्रैंक्स जैसे एंजाइमों का निर्माण किया गया और इन एंजाइमों के माध्यम से जो भी
ये फसल तैयार की गई थी, इन फसलों के आसपास किसी प्रकार की खरपतवार या हानिकारक जो घास उत्पादन होती थी वो नहीं होती थी। ठीक है ना। तो आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार से इसमें भी उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एक फसल आप लोग को और देखने को मिलेगी, इसी प्रकार से एक फसल आप लोग को और देखने को मिलेगी, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस याद रखिएगा, गोल्डन राइस में भी ये भी एक जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, फसल है ना, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप है। और इस फसल को भी इसी तरीके से बनाया गया था। और इसकी जो विशेषता है, इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इन चावलों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका नाम गोल्डन क्यों रखते हैं? तो याद रखिएगा, ये हल्का सुनहरे रंग का होता है, इस कारण से इस चावल को आप लोग गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं। ठीक, ये चीजें हो गई। अब याद रखिएगा, तो क्या हम किसी प्रकार के फसलों का निर्माण कर सकते हैं? इसके लिए हमें अनुमति है कि नहीं है? तो इस बात को याद रखना है कि एक संस्था है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है ना, समिति, एक ये संस्था है। इसका जो निर्माण किया है, यह पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। और इसके मान्यता से ही जीएम फसलों का निर्माण किया जा सकता है। याद रखिए, इसका फुल फॉर्म होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है ना। इसकी जो संस्था है, इस संस्था के माध्यम से ही जेनेटिक फसलों का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ठीक, अब आगे बात करें कि जो ट्रांसजेनिक है या फिर आप लोग डीएनए पुनर्संयोजी के माध्यम से अन्य चीजें और क्या तैयार कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग नए जीवों का निर्माण भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नए जीवों का निर्माण भी कर सकते हैं। जैसे कि हुआ क्या था, एक एंडी नामक बंदर का निर्माण किया गया था। क्या किया गया था? एंडी नामक बंदर का निर्माण किया गया था। ठीक है ना। ये जो बंदर था, इसको आप लोग सुनहरा बंदर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनहरा बंदर। ये कैसा बंदर था? सुनहरा बंदर था। क्यों? क्योंकि ये जो बंदर का निर्माण किया गया, तो इस बंदर का जो कलर था, इस बंदर का जो रंग था, उसके डीएनए में संशोधित किया गया था, उनके डीएनए में एडिटिंग किया गया था। और इस बंदर का जो सुनहरे रंग का जीन को प्रवेश करके इस बंदर का निर्माण किया गया था। इस बंदर को बोलते थे एंडी बंदर। इसका नाम क्या था? एंडी। और इसका जो रंग था कैसा था? सुनहरा था। इसी प्रकार से कई प्रकार के जीवों का आप लोग इसमें निर्माण कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपके रहे आपका ट्रांसजेनिक और डीएनए, आपका जो डीएनए पुनर्संयोजी तकनीकी, इनके माध्यम से इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है कि जितना मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया है, उतना आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, सारी चीज़ समझ में आई होंगी। यदि समझ में नहीं आ रही हैं कोई भी चीज़ें, उसको एक बार आप लोग फिर से देखिएगा। और किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसे आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है। उसे हम देख के आप लोगों के सवाल का आंसर जरूर देंगे। ठीक है ना। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम है उसे कमेंट करिएगा। धन्यवाद।